मैंने गांधी को क्यों मारा? शीर्षक 5 का 3। गांधी की नीतियों की खुली पोल। 69 इतने 32 वर्षों के संचित उकसावे उत्तेजित वाले कारणों की परिणति जो आखिर में गांधी जी के मुस्लिम समर्थन अनशन में हुई, अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गांधी जी का अस्तित्व तत्काल समाप्त हो जाना चाहिए। भारत लौटने पर मानो उनमें एक व्यक्तिपरक और स्वार्थपरक मानसिकता विकसित हुई, जिसमें उन्हें लगा कि केवल वे ही सही या गलत का निर्णय कर सकते थे। वे उस शिखर पर थे कि यदि देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो उसे उनके हर निर्णय की अचूकता ही स्वीकारनी होगी, वरना वे कांग्रेस से दूर रहेंगे और अपना मार्ग चुनेंगे और अपने तरीके से कार्य करते रहेंगे। इस तरह के रवैये का सामना करते हुए कोई आधा उपाय नहीं हो सकता था। या तो कांग्रेस गांधी जी के सामने एक गौण भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हुए उनकी सभी प्रकार की सनक, तत्वमीमांसा और पुरातनकालीन दृष्टि को स्वीकारती, या फिर गांधी के बिना राजनीतिक निर्णय लेते हुए आगे बढ़ती। केवल वे ही प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक व्यक्ति के न्यायाधीश बटा न्यायी थे। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के मार्गदर्शक थे। उनकी तकनीक कोई और नहीं जानता था, केवल वे ही जानते थे कि इसे कब शुरू करना है और कब समाप्त करना है। आंदोलन सफल या असफल हो सकता है। यह सूत्र अकथनीय आपदाओं और राजनीतिक पराजयों का कारण बन सकता है, लेकिन इससे महात्मा की अचूकता नहीं बदल सकती थी। हर स्थिति में वे ही सही होते। एक सत्याग्रही कभी विफल नहीं हो सकता। यह वाक्य उनकी अपनी स्वयं की अचूकता घोषित करने का उनका सूत्र था। उनके सिवाय और कोई नहीं जानता था कि सत्याग्रही क्या होता है। इस तरह गांधी जी न्यायाधीश और अपने केस के वकील खुद बन गए। ये मूर्खतापूर्ण और हठी स्वभाव जब एक उदात्त चरित्र, तपस्वी कहे जाने वाले, अथक परिश्रम और अनुशासन से जुड़े, तो गांधी जी को दुर्जेय और अप्रतिरोध्य बना दिया। कई लोगों ने उनकी नीतियों को तर्कहीन माना, लेकिन ऐसी दुविधा में उन्हें, कांग्रेस के सदस्य, निर्णय करना था कि या तो कांग्रेस से सेवानिवृत्त हो जाए या फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग न करते हुए गांधी जी के चरणों और निर्णयों पर हमेशा के लिए सिर झुका दें। और गांधी जी देश के मामले में जो फैसला करना चाहें वो करें। बेहद गैर जिम्मेदारी से किए गए निर्णयों के लिए गांधी जी दोषी थे। एक के बाद एक गलती, असफलता के बाद असफलता और आपदा के बाद आपदा के दोषी थे। उनके प्रभुत्व के 33 साल के प्रभुत्व में किसी भी राजनीतिक जीत का श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता। बाद में इस दस्तावेज में मैंने उनके निर्विवाद नेतृत्व के 32 वर्षों के दौरान की गई भारी भूलों का कुछ विवरण के साथ उल्लेख किया है। 70 अब मैं संक्षेप में उस प्रचुर मात्रा में की गई धोखाधड़ी का विवरण दूंगा जो गांधी जी द्वारा दिए गए नारों और सर्वरोगहर औषधि के रूप में वे अपनी नीति का अनुसरण करने की सलाह देते थे और जिसका परिणाम हम सभी देख सकते हैं। उनमें से कुछ हैं का खिलाफत। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप तुर्की ने अफ्रीका और मध्य पूर्व में अपना अधिकांश साम्राज्य खो दिया। उन्होंने यूरोप में अपनी सभी शाही संपत्ति भी खो दी और 1914 तक इसका केवल पट्टी जितना भूभाग यूरोपीय महाद्वीप में रह गया। युवा तुर्कों ने सुल्तान को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसके गायब होने के साथ ही खिलाफत को भी खत्म कर दिया गया। खिलाफत के प्रति भारतीय मुसलमानों की भक्ति मजबूत और गंभीर थी। उन्होंने माना कि अंग्रेजों की वजह से सुल्तान ने शासन खोया और खिलाफत का पतन हुआ। इसलिए उन्होंने खिलाफत के पुनरुत्थान के लिए एक अभियान शुरू किया। अपने अपमानजनक क्रोध को शांत करने के लिए अवसरवाद के तहत महात्मा ने उस योजना की गलत व्याख्या करते हुए खिलाफत आंदोलन का साथ देने की सोची, जिससे वे हिंदुओं की तरह भारतीय मुसलमानों के नेता बन जाए और एक बार हिंदू मुस्लिम एकता हासिल हो जाए तो अंग्रेजों को हमारा स्वराज स्वीकारते हुए देश छोड़ना पड़ेगा। स्वराज को स्वीकार करना होगा। लेकिन फिर से गांधी जी का अनुमान गलत निकला और खुद को खिलाफत आंदोलन से जोड़ते हुए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मार्गदर्शन करते हुए अनावश्यक रूप से उलेमाओं जैसे बनने के अनावश्यक प्रयास के कारण एक दुखद आपदा और महंगी आपदा फिर मोल ले ली। कुछ समय के लिए खिलाफत पुनरुद्धार आंदोलन सफल होता दिख रहा था।
जो मुसलमान खिलाफत आंदोलन के साथ नहीं थे, वे जल्द ही स्पष्ट रूप से अली भाइयों के साथ नजर आए। अली भाई, जो अग्रणी भूमिका में थे, जल्द ही लोकप्रियता के शीर्ष पर चढ़ गए और इसे जीत भी गए। कुछ वर्षों तक मोजिन्ना एक अकेले, अनदेखे व्यक्ति की तरह रह गए थे, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि आंदोलन विफल रहा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के साथ दमन और उपरोक्त खिलाफत आंदोलन के दमन से हमारी ब्रिटिश संप्रभु अर्थात ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाई पड़ी, बल्कि कुछ वर्षों बाद जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में सहायता दी। मुसलमानों ने हर समय कांग्रेस से अलग खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उन्हें कांग्रेस से समर्थन भी मिला, पर वे कांग्रेस में घुलने मिलने को राजी न थे। जब खिलाफत आंदोलन विफल हुआ तो मुसलमान निराश और क्रोधित हुए और गुस्से में उन्होंने हिंदुओं को दंड दिया, उन पर गुस्सा निकाला। भारत के विभिन्न हिस्सों में अनेक अगणित दंगे हुए। सभी पक्षों में पीड़ितों में अधिकांश हिंदू ही थे। महात्मा की हिंदू मुस्लिम एकता रूपी मृगतृष्णा फिर से स्पष्ट थी। ख. मोपला विद्रोह, मालाबार, पंजाब, बंगाल और NWF प्रांत, NWFP, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हिंदुओं के खिलाफ बार बार हमलों के दृश्य उपस्थित थे। मोपला विद्रोह, जैसा कि आपने कहा, हिंदू धर्म, उसके सम्मान, उसके जीवन और उसकी संपत्ति के खिलाफ सबसे लंबा और हिंदुओं खिलाफ सबसे केंद्रित हमला था। सैकड़ों हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया। मुझे पता है कि उन्होंने महिलाओं का बलात्कार किया। जो महात्मा अपनी सांप्रदायिक राजनीति से भारत पर यह सब विपत्ति लाए थे, वे चुप रहे। उन्होंने आक्रमणकारियों के विरुद्ध कभी भी निंदा का एक शब्द भी नहीं कहा और न ही कांग्रेस को इस मामले में कोई कार्रवाई करने दी। इन हमलों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता था। दूसरी ओर, वे मालाबार में जबरन धर्मांतरण के कई मामलों को नकारने लगे और वह भी इस हद तक कि अपनी डायरी यंग इंडिया में प्रकाशित किया कि जबरन धर्मांतरण का केवल एक मामला था। आपके अपने सहकर्मियों ने उन्हें सूचित किया कि उनकी इस खबर में गलती है और मालाबार प्रांत में कई जबरन धर्मांतरण हुए हैं। उन्होंने अपने गलत बयानों को ठीक करके कभी प्रकाशित नहीं किया, बल्कि मोपलाओं के हिंदू पीड़ितों के लिए राहत कोष शुरू करने के बजाय उन्होंने मोपलाओं के लिए राहत का शुरू करने का असंगत और विवेकहीन कार्य शुरू किया। फिर भी हिंदू एकता की भूमि कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। अमीर अफगान साजिश। जब खिलाफत आंदोलन विफल हो गया तो अली भाइयों ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिससे खिलाफत आंदोलन का जज्बा जीवन भर बनाए रखा जा सके। उनका नारा था कि जो कोई भी खिलाफत का दुश्मन है वह इस्लाम का भी दुश्मन है, और चूंकि तुर्की के सुल्तान की हार और तख्तापलट के लिए मुख्य रूप से अंग्रेज जिम्मेदार थे, इसलिए हर वफादार मुसलमान का कर्तव्य है कि वह ग्रेट ब्रिटेन को अपना कट्टर दुश्मन माने। उन्होंने यहां तक किया कि अफगानिस्तान के अमीर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और पूर्ण समर्थन का वादा किया। इस साजिश के पीछे एक लंबी कहानी है। अली भाइयों ने साजिश में शामिल होने से कभी इनकार नहीं किया। महात्मा ने हर तरह से अली भाइयों का समर्थन करके हिंदू मुस्लिम एकता बनाने की अपनी रणनीति जारी रखी। उन्होंने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना स्नेह दिखाया और खिलाफत की बहाली में बिना शर्त समर्थन का वादा किया। यहां तक कि भारत में अमीर के आक्रमण को देखते हुए भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अली भाइयों की ही सहायता की। यहां संदेह से भी अधिक थी। स्वर्गीय श्री शास्त्री, श्री सीवाई चिंतामणि, इलाहाबाद के लीडर के संपादक और यहां तक कि महात्मा के लंबे समय से दोस्त रहे स्वर्गीय रेव CF एंड्रयूज ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि उनके भाषणों और लेखों में भी अफगानिस्तान के अमीर को भारत पर आक्रमण करने के निमंत्रण में अली भाइयों को गांधी जी का समर्थन काफी स्पष्ट दिखाई देता है। महात्मा के निम्नलिखित लेखों के अंश में से उद्धृत पंक्तियों से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मुसलमानों को खुश और संतुष्ट करने की इच्छा में वे अपने ही राष्ट्र को भूल गए थे और अपनी मातृभूमि पर एक विदेशी शासक के आक्रमण का समर्थन किया। महात्मा ने निम्नलिखित शब्दों में आक्रमण का समर्थन किया।
मुझे समझ नहीं आता कि अफवाहों के आधार पर अली भाइयों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है और मैं आजाद घूम रहा हूं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो मैं नहीं करता। अगर अली भाइयों ने टेलीग्राम के जरिए संदेश दिया है तो शायद मैं भी आमिर को सूचना देता कि अगर वह भारत आता है तो कोई भारतीय उसे वापस भेजने के लिए सरकार की मदद नहीं करेगा। ब्रिटिश सरकार की चौकस निगरानी और कार्रवाई ने साजिश समाप्त कर दी और भारत पर आक्रमण के संबंध में अली भाइयों द्वारा रची गई विचित्र, असंगत और बेकार की साजिश उजागर नहीं हो पाई और हिंदू मुस्लिम एकता पहले की तरह दूरस्थ स्वप्न बनी रही। आर्य समाज पर हमला। गांधी जी ने 1924 में आर्य समाज पर सबसे अशोभनीय, अभद्र और अकारण हमले के माध्यम से मुसलमानों के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आर्य समाज के आंदोलन की चूक और कथित पाप कहते हुए निंदा की। ऐसा करना बिल्कुल अयोग्य, अनुचित और लापरवाह कृत्य था। लेकिन एक बात जो मुसलमानों को खुश कर गई वह थी गांधी जी द्वारा गैर मुसलमानों की निंदा। आर्य समाज ने एक विस्तृत, प्रबल लेकिन विनम्र रिपोर्ट पेश की और कुछ समय के लिए गांधी जी को चुप्पी साधनी पड़ी। लेकिन फिर भी बाद के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव ने आर्य समाज को कमजोर कर दिया। स्वामी दयानंद का कोई भी अनुयायी कांग्रेसी नहीं हो सकता था। दोनों परस्पर विरोधी होने के कारण असंगत माने जाते थे। लेकिन पद और नेतृत्व की लालसा ने कई आर्य समाजियों को एक ही समय में खुद को गांधीवादी, कांग्रेसी और आर्य समाजी कहकर दोहरे खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। परिणाम यह हुआ कि सिंध की सरकार ने 4 साल पहले सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्य समाज ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया। परिणामस्वरूप आर्य समाजी गुरुओं का हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रभाव काफी सीमित हो गया। समाज के सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्रखर राष्ट्रवादी थे। उल्लेख करूं तो स्वर्गीय लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद सिर्फ 2 ऐसे नाम हैं जो सच्चे अर्थों में बिना शर्त आर्य समाजवादी माने जा सकते थे। लेकिन वे पहले कांग्रेस के नेताओं में से एक थे और अंत तक बने रहे। वे गांधी जी के अंध समर्थकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन उन्होंने गांधी जी की मुस्लिम समर्थक नीतियों का विरोध किया और उनके द्वारा मुस्लिम नीतियों को आदर देने का खुलकर विरोध किया। हालांकि ये महापुरुष अब चले गए हैं। हम आज भी जानते हैं कि वास्तव में जो आर्य समाज था वह आज भी है, परंतु कुछ स्वार्थी वर्ग अपने निजी हितों के लिए गांधी जी को आर्य समाज के बारे में गलत सूचनाएं देते थे और जो गांधी जी का गलत मार्गदर्शन करते थे। आर्य समाज अब वह शक्ति और प्रेरणा नहीं रहा जो कभी था। 2. गांधी जी की आर्य समाज की निंदा और शाब्दिक हमले से मुसलमानों में उनकी लोकप्रियता तो नहीं बढ़ी, पर हाँ, कुछ युवाओं ने कुछ महीनों बाद स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या अवश्य कर दी। आर्य समाज पर एक प्रतिक्रियावादी निकाय होने के आरोप का दावा स्पष्ट रूप से झूठा था। यह सभी जानते थे कि आर्य समाज एक प्रतिगामी दल होना तो दूर की बात, वह तो हिंदुओं के बीच सामाजिक सुधार लाने वाला अग्रिम दल था। कई 100 वर्षों तक, गांधी जी के जन्म से भी बहुत पहले, इस समाज ने अस्पृश्यता के उन्मूलन की वकालत की थी। आर्य समाज ने विधवाओं के लिए दूसरी शादी का समर्थन करते हुए इस विचार को लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने न केवल जाति व्यवस्था की निंदा की, बल्कि उन सभी की एकता की वकालत की जो आर्य समाज के सिद्धांतों का पालन करने के लिए तैयार थे। कुछ समय के लिए गांधी जी पूरी तरह से खामोश हो गए थे, लेकिन उनके नेतृत्व के तेज ने लोगों को आर्य समाज पर उनके आधारहीन हमले को भुला दिया तथा आर्य समाज और भी कमजोर हो गया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंसा या अहिंसा का कोई कानून स्थापित नहीं किया। मुझे नहीं पता कि उनकी शिक्षाओं में बल के प्रयोग को महत्व दिया गया था या नहीं, लेकिन अगर नैतिक रूप से वह वांछनीय है तो सही माना गया है। आर्य समाज के नेताओं के लिए यह तय करने में एक दुविधा रही होगी कि कांग्रेस में बने रहें या नहीं, क्योंकि गांधी जी ने सभी मामलों में अहिंसा पर जोर दिया और स्वामी दयानंद ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। खैर, स्वामी जी की मृत्यु हो गई और गांधी जी की लोकप्रियता आसमान छू रही थी।